पढ़ेंगे मार्केटिंग। चलिए पहले तो आप लोग सवाल पूछिए जो आप लोगों का क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहें, नहीं तो हम टॉपिक वाइज बताते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलो और उस क्वेश्चन में जो कुछ समझाने लायक है वो हम धीरे धीरे समझाते चलते हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चन बोलो, जिसको जहाँ जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते चलते हैं। आक्रमण विपणन क्या है? आक्रमण विपणन क्या है? स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन चलो हम बता देते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन बताइए, शुरुआती दौर से एक एक क्वेश्चन सब करा देते हैं 2500। पहला क्वेश्चन क्या है? विपणन की अवधारणा क्या है? इसके नए पुराने अवधारणा। ये पढ़ा चुका हूँ। विपणन की अवधारणा क्या है, इसके नए पुराने अवधारणा, सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कॉन्सेप्चुअल टीचिंग दे दी है। और अगला विपणन मिश्रण भी पढ़ा दिया है हमने, कैसे इसको प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखो, विपणन मिश्रण एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले तत्व आप पढ़ सकते हो, वो किताब का विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स मेरा विषय है, लेकिन इसको कौन कौन से टॉपिक, जैसे अब हानियाँ बताइए, लाभ बताइए, महत्व बताइए, ये सब पढ़ने वाले टॉपिक हैं। जो टॉपिक ना समझ में आए उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन। हाँ, बाजार विभक्तिकरण बता देता हूँ आपको। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, बाजार विभक्तिकरण क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत दो एक एक लाइन लिखा भी देंगे। बाजार विभक्तिकरण। ठीक, आइए देखें बाजार विभक्तिकरण का मतलब। ध्यान दें, बाजार विभक्तिकरण, ठीक है, बाजार विभक्तिकरण का अर्थ ये है कि बाजार को आयु, वर्ग, लिंग, रुचि, फैशन, आदत, इन सब के आधार पर बाजारों को बांटना को बाजार विभक्तिकरण कहा जाता है। कपड़ा बना रहे हैं तो ये कपड़ा महिला के लिए है कि पुरुष के लिए? अब पुरुष में भी बच्चों के लिए है कि युवा के लिए है कि बुजुर्ग के लिए है? ठीक है, ये हो गया किस आधार पर? लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे भी हमने बता दिया। ठीक, कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग अलग रुचि फैशन के आधार पर कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग फटा पहनते हैं, कुछ लोग अच्छा पहनते हैं। ये भी क्या है? टेस्ट के हिसाब से रुचि है। पहले कपड़े फट जाए तो अभद्र माना जाता था, अब फट जाए तो भद्र माना जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर जब रुचि, फैशन, आदत, समय आदि के आधार पर विभाजन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बाजार विभक्तिकरण कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? एक लाइन नोट कर लें, लिखिए। बाजार विभक्तिकरण से आशय बाजार विभक्तिकरण से आशय जब बाजार को आयु, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, आशय जब बाजार विभक्तिकरण से आशय जब आयु, लिंग, शिक्षा, रहन सहन, रुचि, फैशन एवं आदतों के आधार पर रुचि, फैशन एवं आदतों के आधार पर बाजार को विभक्त किया जाता है, बाजार को विभक्त किया जाता है
तो इसे बाजार विभक्तीकरण कहते हैं। ठीक, अब जो है बाजार विभक्तीकरण आता ही है, पहले किया जाता था। ठीक, जैसे पहले कपड़ा ले लिए, अब उस कपड़े का मन हो कुर्ता पैजामा सिलवाओ, मन हो पैंट शर्ट सिलवाओ, और जो मन में आए वो सिलवाओ, कपड़ा वही होता था। एक धोती खरीद लिया वाइट कलर की, उसमें आप चाहे आप लुंगी टाइप का पहनो, चाहे धोती टाइप का पहनो, चाहे जैसे मन आए वैसे पहनो, ये चीज़ें। तो इस तरीके से पहले उत्पाद आते हैं। अब उसी टाइप के उत्पाद आते हैं, कुर्ता बनवाना है कुर्ते वाले कपड़े ले लीजिए, शर्ट बनवाने हैं शर्ट वाले कपड़े ले लीजिए। एक समय होता था एक ही कपड़ा रहता था, उसका शर्ट पैंट दोनों बनता था। अभी शर्ट के लिए अलग कपड़ा, पैंट के लिए अलग कपड़ा। ठीक है, शर्ट के लिए वैरायटी आप अलग कपड़े, पैंट के लिए वैरायटी आप अलग कपड़े। तो ये तमाम सारी चीज़ें अब क्या है, आवश्यकतानुरूप तमाम सारी चीज़ें, जैसे जैसे हमारी रुचि, फैशन, आदतें, शिक्षा, रहन सहन बदलती जाती है, वैसे वैसे तमाम सारे वस्तुओं का निर्माण होता जाता है, तमाम सारे वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती जाती है। ठीक है, पहले आप देखिए एक सामान्य गद्दा होता था, गद्दे पर सो जाते थे। अब गद्दा, चद्दर, तकिया तो पहले भी होती थी, आज भी है। ठीक, फिर तमाम सारे, और नीचे पावदान, बेड से उतरेंगे तो पैर कहाँ रखेंगे। फिर बेडरूम वाला चप्पल अलग, बाथरूम वाला चप्पल अलग, किचन वाला चप्पल अलग, बाहर जाने वाला चप्पल अलग। कितने चप्पल चाहिए पता नहीं। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं होता है ये चीज़ें। तो अब क्या है, जैसे जैसे रुचि, फैशन, आदतें, पैसा, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ा है, हम कहते हैं पैसा बढ़ा है। एक समय तो लोग कपड़ा ही नहीं हटता था, आज वैरायटी आप कपड़ा, किसी घर में 4-5 सेट, 6 सेट, 8 सेट नहीं होगा ऐसा। सामान दिन में पहनने के लिए अलग, कहीं जाना है तो अलग, ऐसी चीज़ें। तो पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, तो महंगाई कहाँ बढ़ी, पैसा बढ़ा है। ओके, समझ में आ गया पक्का। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाजार विभक्तीकरण। समझ में आ गया बाजार विभक्तीकरण, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्या है उसमें, उत्पादन विकास के चरण बताइए। उत्पादन विकास के चरण। उत्पाद विकास, उत्पादन विकास नहीं होगा, उत्पाद विकास। अगला हेडिंग डालिए, उत्पाद विकास। ठीक, देखिए जब भी कोई एक नया उत्पाद विकास का मतलब, जब एक नया उत्पाद हम मार्केट में डालना चाहते हैं तो जो कैसे मार्केट में हम डालते हैं, कैसे मार्केट में हम उस उत्पाद को लेकर आते हैं, इसी को उत्पाद विकास कहा जाता है। ठीक है, नियोजन है उत्पाद को बनाने की योजना, नियोजन है उत्पाद नियोजन। उत्पाद नियोजन उत्पाद विकास का ये पहला कदम है। ठीक है, क्लियर। यानी किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, उत्पाद नियोजन ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। उत्पाद विकास में सबसे पहला काम क्या होता है, उत्पाद नियोजन। इसलिए उत्पाद नियोजन एक चैप्टर अलग है और उत्पाद विकास एक चैप्टर अलग है। ठीक है, तो इसमें डालिए उत्पाद विकास का पहला चरण डालिए, हेडिंग डालिए उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहला डालिए नए विचार, क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज। नए विचार, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, नए विचार। जैसे आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने सुल्तान मूवी देखी है, कुछ लोग देखिए। सुल्तान मूवी में एक नया विचार लाया जाता है, नई क्रिएशन लाई जाती है। कितने लोग क्रिस 3 देखा है, क्रिस 3 में एक नया विचार लाया जाता है, जानवर और आदमी का जीनोम बना करके जानवर आदमी बना दिया जाता है। ठीक है, आधी शरीर जानवर का, आधी शरीर आदमी का, जीभ जानवर का, चेहरा आदमी का। वो आइसक्रीम 2 किलोमीटर से खींच के खा जाता है।
लड़की लगता है वो दिए नहीं आइसक्रीम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज जीनोम का कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो, पहले मार्केट में बैगन बैगनी कलर के लिए, अपने कलर के लिए बैगन ऑलरेडी बैगनी कलर के लिए ये मशहूर होता था। आज बैगन में भी जातीय भिन्नता आ गई, लाल बैगन, हरा बैगन, पीला बैगन, नीला बैगन। अपना वाला बैगन बेचारा भूल गया हम कौन कलर थे। ठीक है, तो वो एक दिन अभी वोटिंग वाले दिन में एक व्हाट्सएप पे हमारे आया, सारे कलर का बैगन लगा था, नीचे लिखा था परेशान ना होइए, जातीय बैगन है, ये किस जाति को वोट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम सारी बातें हैं। तो अभी हमने बताया, हम लोग जो कद्दू जानते थे वो ऐसे वाला कद्दू, ठीक, अभी ऐसे वाला कद्दू आ गया है। ठीक है, तो क्या किया, जीनोम बदल दिया, उसका जो जीन है, उसका डीएनए है, वो डीएनए चेंज कर दिया। पता चला कलर कद्दू का और साइज लौकी का, वो दोनों का जीनोम साइज लौकी का डीएनए में लगा दिया, कद्दू के कलर में। अब कद्दू में जब लौकी का साइज लग जाएगा तो क्या होगा, पता है आपको। ऐसे बहुत सारे उत्पादों का जीनोम परिवर्तन हो रहा है आज। ठीक है, वो उत्पादन के दृष्टिकोण से, वो कैरिंग के दृष्टिकोण से। जैसे हमारे यहाँ कीबोर्ड ऐसे यूज होता है, जापान में कीबोर्ड ऐसे यूज होता है। ठीक है, वो गोल कीबोर्ड यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक ज़माना था, इतनी बड़ी वीडियो कैसेट आती थी, एक पिक्चर खाली रहता था उसमें। अभी एक चिप आ गई, उसमें 200 पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए, 50 GB का ले लीजिए, और एक पिक्चर मतलब 1 GB में 4 पिक्चर डाउनलोड हो जाएगा। तो क्या है कि अब सिस्टम सब बदल रहा है, तमाम सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो नए नए विचार, पहले पता चलता सब्जी बनती थी तो आलू गोभी, आलू टमाटर, अभी क्या है, सब डाल दिया। हद तो तब हो गया जब उसमें पनीर भी डाल दिया। मिक्स वेज में देखो सामान की बर्बादी कैसे करते हैं, चावल में काजू डाल दिए, वो आ गया है, पैसे की बर्बादी हो रहा है। चावल में काजू की क्या ज़रूरत है, देखा होगा आपने नॉर्मली, लेकिन अब संसाधन है, खिलाने वाला बोलता तो बनाने वाले क्या दिक्कत है। वो कहते दिखावा जितना हो सकता है उतना करो, पैसे चाहे जितना बर्बादी हो। तो आज पैसे की बर्बादी करके दिखावा होता है। तो ये जो है सबसे पहले नवीन विचार। दूसरा, विचारों का छानबीन, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़। नए विचार आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि वो कैसे हैं, सही हैं, गलत हैं, क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग की जाती है। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, पता चला कोई भी विचार डालने से पहले आपने, कहते हैं कि सोच विचार कर तब बोलना चाहिए कि कौन सी बात हम बोलने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बोलने के बाद लोग सोचते हैं अरे यार बोल दिए, गलत हो गया। तो सारी वर्ड इसीलिए बनाया गया उसके आगे। ठीक है, तो विचारों की स्क्रीनिंग की जाती है कि वो सही हैं, गलत हैं। फिर अगला है व्यावसायिक विश्लेषण, बिजनेस एनालिसिस। स्क्रीनिंग के बाद ये भी देखा जाता है कि हमारे लिए फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा कि घाटा करेगा, क्या करेगा। तो इसकी व्यावसायिक विश्लेषण भी किए जाते हैं। जैसे कई बार आप देखो कहीं जाना होता है तो व्यक्ति को अगर अपने काम से जाना कम महत्वपूर्ण है तो काम से जाते नहीं, किसी को काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जाना तो काम छोड़कर जाता है। ये चीज़ें हैं। तो व्यक्ति उत्पाद में ये देखता है कि नए उत्पाद लाने से क्या हमको फ़ायदा होगा तो हम डालें, नहीं फ़ायदा होगा तो हम क्यों डालें, नुकसान में दुनिया कोई धंधा नहीं करती है। चौथा, नवीन उत्पाद विकास। अब आता है चौथे पॉइंट पे आता है नवीन उत्पाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। डेवलपमेंट एक पूरी प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, समझ में आ गया। जैसे मुंह और पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है मुंह, यहीं से पाचन तंत्र शुरू होता है।
अगर जीभ काम नहीं करेगी तो, अगर दांत काम नहीं करेंगे तो आंत को ज़्यादा काम करना होगा। देखा होगा कुछ लोग बैल जैसे भर लेते हैं पेट में जल्दी जल्दी, फिर बाद में पगुराते हैं, ऐसे डकार मारते हैं, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि उनके दांत काम, बुढ़ापे में देखो जब दांत काम करने लायक नहीं रह जाते हैं तो आए दिन 60 साल के बाद गैस बना है, ये है वो, फिजिकल मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब आप फिजिकल मेहनत कर लो, ईंटा भी खा जाओगे तो हजम हो जाएगा, ठीक है। कभी आप देखो शारीरिक, कभी आप देखो मजदूर को गैस होते आप क्या काम करने आए दिहाड़ी का 300 वाला, वो कभी आशा है बहुत गैस बनाए है इतना काम करता है, वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। देखो जब आप वर्क करते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, जितने कामचोर हैं उनका डाइजेशन सिस्टम बड़ा ख़राब रहता है, इसमें कोई नहीं है, सब तो कामकाजी हैं। अगला, परीक्षात्मक विपणन, टेस्ट मार्केटिंग। परीक्षात्मक विपणन, टेस्ट मार्केटिंग, यानी जब प्रोडक्ट बन जाता है तब उसको मार्केट में डाल के टेस्ट किया जाता है कि सही है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। पता, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई नया उत्पाद बनता है तो कुछ उत्पाद बनाया जाता है 100, 200, 500, 1000, जिससे ना चले तो इतना ही बेकार हो। बहुत सारी गाड़ियाँ देखिए कंपनी बनाती है तो पहले वो 100, 50, 200 गाड़ी बनाती है, उसी को सैंपल कहते हैं। जो टेस्ट मार्केटिंग बनती है उसी को हम सैंपल कहते हैं। टेस्ट मार्केटिंग का उसमें परीक्षात्मक विपणन है और एक परीक्षण विपणन होता है, वो वस्तु को बनाने से पहले उसमें परीक्षण किया जाता है। परीक्षा विपणन, उसको भी टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं। परीक्षात्मक यही है वो, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें पहले विपणन करने से पहले विचार किया जाता है, उसको तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने नवीन विचारों का वो बताया ना, स्क्रीनिंग वही है। तो ये सर आप बाद में कह रहे हैं, वो पहले किया जाता है। वो R&D है, किस वस्तु को कैसे बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वही सर कह रहे हैं कि इसमें वो है क्या, मार्केटिंग तो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। और वस्तु का जब टेस्ट किया जाता है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं, टेक्नोलॉजी वस्तु है तो उसका प्रोसेस अलग होता है, खाद्यान्न वस्तु है उसका प्रोसेस अलग होता है। तो सभी प्रकार की वस्तुओं, ये हम कह रहे हैं कि कुछ वस्तुएं बनाकर कुछ फ्री दे दिया गया, कुछ बेच दिया गया, वो वाला प्रक्रिया है ये जो हमने लिखा है। इसका मतलब है कि हमने वस्तु बनाई और कुछ सैंपल के रूप में दे दिया हमने, और कुछ उसी में से बेचा, ठीक। अब वो डिपेंड करता है, सारी वस्तुएं सैंपल के रूप में नहीं आती, साबुन सैंपल के रूप में नहीं आता है। कोई दिया दुकानदार ले और सैंपल ले जाओ घर पे लगाना, अच्छा होगा तो दोबारा हमारे पास आना ले जाना। सैंपल क्या आती है, दवाएं आती हैं, जिसके इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट देखने होते हैं उसके सैंपल आते हैं। बुक्स के सैंपल आते हैं हम लोग को, तो अब बुक्स का सैंपल नहीं, उसमें फ्री मटेरियल आता है, नमूना आता है, स्पेसिमेन आता है, सैंपल नहीं आता है, क्योंकि वो तो किताबें चलनी है। तो ऐसा नहीं पढ़ लो अच्छा काम लगेगा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ये चीज़ें। आगे, तो ये इतनी 5 प्रक्रियाओं से कोई भी उत्पाद, अब जब टेस्ट मार्केटिंग हमारा अच्छा हो जाता है, मार्केट में डिमांड आया दोबारा, तो हम रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, दोबारा बना लिए। डिमांड नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं किया, बंद करो। कुछ लोग जैसे बताएं आपको 7 अप की कहानी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका समय भी होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, टाइम। जीवन में हर चीज़ का समय होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। 7 अप की स्टोरी बताएं, जानते हो ना 7 अप, आज भी बहुत मशहूर नहीं है लेकिन चलता है थोड़ा बहुत। तो 7 अप के मालिक ने पहले 1 अप बनाया, नहीं चला, 2 अप बनाया, नहीं चला, 3 अप, ऐसे ऐसे उसने 6 अप तक बनाया, और उस दौरान 15 साल बीत गए उसे टेस्ट एंड ट्रायल करने में। KFC जानते होंगे कुछ लोग, जो लोग नॉनवेज वाले होंगे और ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसका, पता नहीं, अपने को भी नहीं मालूम, कुछ करके है नॉनवेज वाला, ठीक। फ्राई चिकन करके कुछ है, अब कैसे पता नहीं क्या है, उसका नाम होगा किंग, हाँ। तो
इसने ये एक होटल में शेफ था ये जिसने बनाया, बुढ़ऊ, इसका फ़ोटो आप देखते हो ऐसे वाला, ठीक है। तो वो रेसिपी जो है वो बना बना करके नया नया खिलाता था। उसने क्या किया, एक दिन एक ऐसी रेसिपी बनाई और सारे होटल्स में ले गया और सारे होटल्स वालों को बोला कि ये हमारा मशहूर करो, इसको हम वो कराने जा रहे हैं। तो सबने डिनाई कर दिया। तो उसने कहा आप कोई नहीं लेगा तो हम ही खोलेंगे अपने। तो अपने एक ढाबा खोला और अपना रेसिपी बना के, किस उम्र में, 60 साल की उम्र में, और अगले 10 साल में उसके कई जगहों पे आउटलेट हो गए। जब ज़्यादा भीड़ होने लगी तो सबसे पहले उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया और कहा इतने भीड़ हुई एक तुम 10, 12, 15, 20 किलोमीटर दूर पे तुम भी खोल लो। ऐसे ऐसे चेन ऑफ स्टोर आज KFC पूरे 5 करोड़ रुपए, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है इसके फ्रेंचाइजी के लिए 5 करोड़ रुपए की टोटल ज़रूरत होती है एक होटल खोलने के लिए, ठीक है। जब कोई ब्रांड मशहूर हो जाता है तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। 2010 में जब हम लोगों ने कंपटीशन शुरू किया तो जिसके घर, तब बच्चे आते नहीं थे, तब बच्चों के घर जाना पड़ता था। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आपके घर हम जाते, गार्जियन का टाइम लेके, पापा का नंबर दो, उनसे मिलना है, तो उनसे मिलें। तो जैसे बच्चे से गार्जियन का नंबर मांगो वैसे उसको सांप सूंघ जाता है। तो कुछ बच्चे तो अच्छा कल दे देंगे, है नहीं, तब तो फ़ोन भी नहीं होता था, अच्छा पापा के पास फ़ोन नहीं है, लैंडलाइन है, ये है वो है, बावन बहाना। तो ये कह के बेटा तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, हम कंपटीशन खोलें इसके संदर्भ में, तुमसे तुम्हारे पापा से बात करने। तब नंबर मिलने लगा। तो जब नंबर लेके बात करके जाओ, कहाँ मास्टर साहब आप महान बाज गए, नीक नीक कॉमर्स पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं तो वहाँ आपके चौपट हो जाइए, आओ चौपट हो जाइए। और तमाम सैलों ने विभिन्न टाइप के मजाक उड़ाया, अरे यह गोंडम चले हैं SSC बैंकिंग। तमाम कंपटीटर जो हमारे उस समय थे वो तो और कि अब उनका कॉमर्स नहीं चल रहा है इसलिए कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, तमाम सब भ्रांतियाँ तमाम सारी। और 10 साल खाली हम लोगों ने धैर्य के साथ गुजारा, जिसमें 3 साल बंद भी था सेंटर, हमने दूसरे को दे दिया था, दूसरे चलाते थे। और इस समय ये स्थिति है कि किसी के घर नहीं जाना पड़ता है, लोग आ करके पूरी फीस 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लाइफ टाइम की फ़ीस है, एक बार में पे करके लोग एडमिशन लेके पढ़ते हैं और 90% रिजल्ट दिया जाता है। सिर्फ 10 साल वेट करना पड़ा। वो दिन भी याद है, आज का भी दिन याद है, ये चीज़ें। तो 7 अप वाले ने क्या किया, 15 साल बीत गया उसका, 15 साल बाद उसका 7 अप मशहूर हुआ तो उसे लगा नाम बदलने से मशहूर हुआ। तो उसने स्टडी करी मार्केट का, तो देखा इसके पहले लोगों को ऐसे पेय की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे आज के 10 साल पहले आप बर्गर मार्केट में खोलते, अभी बताएं आपको नए नए उत्पाद, जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है वैसे वैसे नए उत्पाद आ रहे हैं। पहले आवश्यकताएं कम थी, रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी वैरायटी ऑफ रोटी, मिस्सी रोटी, नान रोटी, ई रोटी, ऊ रोटी, हरी रोटी, पीली रोटी, काली रोटी। आपको देखना हो तो आप शादी पार्टी में वैरायटी ऑफ रोटी देखो, ठीक है। तो वो सब कुछ फैशन और कुछ ज़रूरतों के आधार पे उत्पाद बनाए जाने लगे और आज उत्पादों में वैरायटी ऑफ उत्पाद आ गए हैं। जैसे हमने रोटी की बात करी, तमाम सारे ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद आ गए हैं, आप लोग और बेहतर जानते होंगे हम लोगों से। हाँ भाई, अगला क्या है, पैकिंग। चलो, उसके पहले आप डाल लें ब्रांड या छाप। ये भी कहीं ना कहीं होगा, क्वेश्चन ही होगा। टॉपिक जस्ट बगल में लिखिए, ब्रांड या छाप। देखिए होता क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर केवल एक ही सामान नहीं बनाता है, और एक ही सामान बनाता है तो किसी नाम से बनाता है, ठीक है। अब पता चला कि लक्स वाले लग्जरीज नहीं लिख सकते थे तो केवल LUX लिख दिया, ठीक। निरमा वालों ने शुरू से अपना, देखो कुछ 2 तरीके होता है, एक तो कुछ ब्रांडेड नाम रखिए और एक नाम रखिए और काम करिए, अपने आप मशहूर हो जाता है। जैसे डालडा है, निरमा है, पार्ले जी है, ठीक है, ऊषा है, सैमसंग है, ऊषा फैन आता है,
उषा के इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सामान आते हैं, सैमसंग है, ये तमाम ये नाम मशहूर नहीं रखे गए, ये रखे गए और काम किए मशहूर हो गए। ठीक है, तो जब हम किसी भी उत्पाद के पहचान के लिए कुछ नाम या कुछ चिन्ह रखते हैं तो इसे हम ब्रांड या छाप के नाम से, बंदर छाप साबुन आता था पहले, वो 4 कोने वाला क्यूबिक साबुन, चाहे कपड़ा धो चाहे खोपड़ी फोड़ो दोनों बराबर। ऐसे ही अभी तमाम सारे, पहले हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो बम्बई लुधियाना कमाने जाते थे पार्ट टाइम में, जब खेती होती नहीं तो वहाँ से आते थे, 2-2 ढाई वहाँ साबुन किलो में मिलता था, वही बंदर छाप पीला वाला, तो लेके आते थे। तो गांव में चूँकि यहाँ तब सर्फ यूज होता, तब कपड़ा धुलने के लिए साबुन नहीं आता था, हम लोगों को याद है सर्फ से ही कपड़ा धोया जाता था, सर्फ से ही खोपड़ी धुली जाती थी ठीक है, बाद में शैम्पू आया धीरे धीरे। ठीक है, साबुन नहाने के आते थे, नहाने के साबुन से ही बाल धुल लीजिए, उसी से पूरा शरीर धुल लीजिए। अब तो वैरायटी आप उत्पाद धुलने के आ गए हैं तमाम सारे। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती वैसे वैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत बढ़ते जाती है। अभी शैम्पू के पहले कंडीशनर की बाद में, ठीक है, शैम्पू के बाद कंडीशनर के बाद भी कुछ है क्या है बिटिया? है अच्छा, लिबॉन है, देखो हम नहीं जानते थे, हम तो कंडीशनर तक ही जानते थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तमाम सारे। चलिए लिखिए, जब उत्पाद को व्यापारिक पहचान देने के लिए, जब उत्पाद को व्यापारिक पहचान देने के लिए कुछ नाम, डिजाइन, चिन्ह या प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ब्रांड या छाप के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य उत्पाद का मशहूर होना है, यानी ऐसा करेंगे तो उत्पाद हमारा मशहूर हो जाएगा, उसी नाम से मांगा जाएगा। आज भी मार्केट में जाइए तो लोग बिस्किट कहते हैं, बिस्किट तो लोग पार्ले जी उठा करके दे देते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य उत्पाद को प्रसिद्ध करना या मशहूर करना होता है। ठीक, आज भी लोग कहते हैं डालडा ले आना 2 किलो। डालडा एक ब्रांड है, लेकिन इतना मशहूर हो गया कि सारे वनस्पति घी क्या हो गए? डालडा। पार्ले जी इतना मशहूर हो गया कि सारे बिस्किट पार्ले जी। दुकान पे जाएंगे सीधे पार्ले जी मांगेंगे, चाहे वो ब्रिटानिया थमा दे। ठीक है, तो सारे सर्फ निरमा हो गए। ठीक है, बीच में सारे सर्फ घड़ी हो गए थे, आज भी घड़ी हो गए। घड़ी का इतिहास है, वो जो उसका मालिक है वो साइकिल पर घड़ी को रख करके, मतलब घड़ी डिटर्जेंट को रख करके, और कानपुर में बेचा करता था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इंजीनियर था, फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियर था, काम करता था और शाम को बना के और बेचा करता था। आज घड़ी का प्रचार अमिताभ बच्चन करते हैं, हम भी घड़ी यूज करते हैं। देखा आपने, कहाँ से निकल करके कहाँ, व्यवसाय में कहाँ से निकल करके कहाँ तक पहुँच गए ये चीज़। जी, अम्ब्रेला ब्रांड, नहीं अम्ब्रेला ब्रांड इसने पूछा है, क्या बात है, कहा इनका मुंह बंद किए हो ये कौन ज़बरदस्ती है भाई। ठीक, अम्ब्रेला ब्रांड बेटा वो होता है कि जब कोई ब्रांड किसी दूसरे ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च किया जाता है तो ऐसे ब्रांच को अम्ब्रेला ब्रांच कहा जाता है, जिसके अंतर्गत लॉन्च किया जाता है। पाठक सर के अंतर्गत शिवा कंपटीशन हब, शिवा कंपटीशन हब से पाठक सर नहीं है। बात समझ में आया? पहले पाठक सर, बाद में शिवा कंपटीशन हब, इसीलिए जिंदा हैं।
नहीं तो अगर शिवा कंपटीशन हब से होते तो लोग ख़त्म कर दिए। जो लोग हैं वो लोग जो बड़की दीदी बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, हमने बताया अम्ब्रेला ब्रांड एक टाइप ब्रांड है, और अम्ब्रेला ब्रांड हो सकता है कोई किसी का हो, ये चीज़ें। अम्ब्रेला ब्रांड का तात्पर्य यह है कि किसी ब्रांड को किसी ब्रांड के नीचे मशहूर किया जाए। जैसे नेताजी अम्ब्रेला ब्रांड है प्रतीक के लिए। अब समझ में आया? शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी के छत्र छाया में किसी का विकास, ऐसे। ठीक, अब दूसरा डालिए, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क। लिखिए, जब कोई ब्रांड पंजीकृत हो जाता है, व्हेन एनी ब्रांड रजिस्टर्ड एज पर गवर्नमेंट रूल, व्हेन एनी ब्रांड रजिस्टर्ड एज पर गवर्नमेंट रूल, जब कोई छाप सरकारी नियमों के अधीन पंजीकृत हो जाता है। सरकारी नियमों के अधीन क्या लिखे? हाँ, जब कोई ब्रांड पंजीकृत, हाँ यही लिख लीजिए, पंजीकृत हो जाता है। तो कहाँ पंजीकृत? सरकारी नियमों के अधीन पंजीकृत हो जाता है तो उसे व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रेडमार्क कहा जाता है। ठीक, क्लियर? और जो भी ट्रेडमार्क होगा उसके आगे ऐसे लगा होगा शिवा कंपटीशन हब आर, ऐसे, तो समझ जाओ रजिस्टर्ड ब्रांड है। अभी हमने भी अप्लाई कर दिया, अभी मिला नहीं है भाई। अप्लाई हमने कर दिया, वो एक बड़ी प्रोसेस है। बड़े ब्रांड में अप्लाई होता है, छोटे छोटे ब्रांड में नहीं होता है। ठीक, कोई बहुत सारे उत्पाद आप देखोगे लगा नहीं, मतलब हमने अप्लाई किया, अभी मिला नहीं है बिटिया। मिल जाएगा तो हम भी आगे आर लिखा जाएगा। कुछ उत्पाद देखिए, कुछ नाम देखिए, उनके आगे आर लिखा होता है। ये आप देखो, संजय आर लिखा है। अगर आपके पास किताब हो तो आप देखो ना, यहाँ दिखा दिए हैं। ठीक, तो ये क्या है? रजिस्टर्ड ब्रांड है। इस नाम को इनके अलावा कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता है। ओके, तो ब्रांड और ट्रेडमार्क समझ में आ गया। अब पेटेंट क्या होता है? यही चीज़ जब टेक्नोलॉजी में हो जाती है, रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो इसको हम पेटेंट कहते हैं। ओके, चलो अब लिखिए, पैकेजिंग। देखिए, पैकेजिंग का मतलब है कि जब भी उत्पाद को प्रयोग करने के दृष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाए या अन्य उत्पाद से अलग किया जाए तो उसको पैकेजिंग कहते हैं। ठीक, जैसे साबुन के ऊपर जो रैपर लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। ठीक, और जब यातायात के दृष्टिकोण से उसको बंद किया जाए, डब्बे, ढक्कन, टीन, तो उसे पैकिंग कहते हैं। देखिए, जब किसी उत्पाद को प्रयोग करने के दृष्टिकोण में सुरक्षा प्रदान किया जाए तो इसे पैकेजिंग कहते हैं। फॉर यूज ऑफ प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो सिक्योरिटी देते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट को जिस रैपर में लपेटा जाता है उस रैपर को हम पैकेजिंग कहते हैं। रैपर में लपेटना क्या कहलाता है? ठीक, अब लिखिए पैकिंग। अपने हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना? अब लिखिए पैकिंग।
वितरण के उद्देश्य से, डिस्ट्रीब्यूशन के उद्देश्य से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के उद्देश्य से, वितरण के उद्देश्य से जिस टीन डब्बा या गत्ते में रखा जाता है, जिस टीन डब्बा या गत्ते में रखा जाता है उसे पैकिंग कहते हैं। आप लोग कोई सामान पैक करा के देते हो किसी को, ठीक, अच्छा भला है उस पर, और जाने के बाद उसका सत्यानाश फाड़ देते हैं तुरंत, लेकिन अब चूंकि है तो है, उसे पैकिंग कहा जाता है। हम लोग इतना बढ़िया पैसा देके पैकिंग करा के ले जाते हैं और उसको भन्ने से फाड़ देते हैं। हम लोग लिफाफा ले जाते हैं, लिफाफा फाड़ के नीचे डाल देते हैं, बेचारे गणेश जी की मूर्ति बनी है उस पर। ये चीज़ें, इसीलिए आपने देखा होगा अब सरकार एक अधिनियम लाई है, किसी भी उत्पाद पर कोई भी धार्मिक चित्र नहीं रहेगा, ठीक है। पता चला गणेश छाप तंबाकू, श्याम छाप बीड़ी, बताओ, श्री कृष्ण जी की फोटो पड़ी है, बनी है, और बीड़ी पी के उसने फेंक दिया, नीचे पैर पड़ रहा है। ये चीज़ें हैं। अब अगला क्या पूछे थे आप? विक्रय संवर्धन, देखिए विक्रय संवर्धन क्या है? विक्रय संवर्धन का अर्थ बिक्री बढ़ाना, और बिक्री बढ़ाने का अर्थ विज्ञापन नहीं है। विज्ञापन बिक्री बढ़ाने का एक माध्यम, ठीक है। विज्ञापन जो है वो वस्तुओं की सूचना प्रदान करने का काम करता है, और आजकल सूचना नहीं, भ्रामक सूचना। अब बताओ, दाढ़ी बनाने वाले शेविंग क्रीम में लड़की का क्या काम है? यानी दाढ़ी बनाओ, आपका गाल उसके लड़की जैसा हो जाएगा, क्या मतलब है भ्रामक प्रचार का? अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है। टायर के प्रचार में लड़की का क्या काम है? टायर के प्रचार में तो बिंदु दारा सिंह को बुलाना चाहिए, नहीं जो पावरफुल लोग हैं खली से प्रचार कराना चाहिए, ठीक है। आज कंट्रास्ट प्रचार हो रहा है। कुल मिला के आप प्रचार देखो ऐसा बनाया जाता है। कुछ प्रचार तो समझ में नहीं आता कि सीरियल चल रहा है कि प्रचार चल रहा है, ठीक है। वो तो जब उत्पाद का नाम आता है तब पता चलता है। हद तो तब हो जाती है जब अखाड़े से पहलवान आ जाते हैं और तेल मालिश करने लगते हैं। देखा होगा आपने, लक्ष्य काट्स फूल का प्रचार, ठीक है। बीबी गाल में मिर्चा लगा देती है। फार्मूला नंबर कौन सा, 16 कि 18? ऐसे ऐसे प्रचार हैं धरती पर, सोचो। ऐसे प्रचार को बैन हो जाना चाहिए जो पूर्णतया वो ABW देखा है, अमूल बॉडी वार्मर। नहीं तो अभी वो एक दिन हमने आपको प्रचार के बारे में बताया था कि अब शादी चड्डी देख के तय होगी। वो आता है ना, हम बॉडी, कौन है बॉडी ट्रेनर है, पता नहीं कौन सा बताता है कि हम ये हैं, और कहते हैं कि इसकी चड्डी की इलास्टिक ढीली है। अब बताओ, इस तरीके का प्रचार आता है। ये क्या बताना चाहता है? देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा, इस टाइप के प्रचार आते हैं। एक सप्ताह में गोरापन, ऐसे हो तो बेचारे कोई सांवला रह ही ना जाए। सबसे ज़्यादा तो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेचारी वो खरीद भी लाती हैं, क्या करें। चलो, बधुआ गोदाम बता रहे हैं, अभी वहाँ आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, तो वहाँ सारी बातें करेंगे।
तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन समझ में आया। विक्रय संवर्धन का मतलब है किसी भी प्रकार से विक्रय बढ़ाना, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से है, चाहे व्यक्तिगत सेलिंग के माध्यम से। ओके, लिखिए, विक्रय संवर्धन से आशय, सेल्स प्रमोशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। विक्रय संवर्धन से आशय उस युक्ति मतलब जुगाड़ या तरीका, मैनर, उस युक्ति से है जो बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। जो बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य करते हैं, यानी हमारी कैसे बिक्री बढ़ सकती है, इसको हम विक्रय संवर्धन, चाहे प्रचार से बढ़े, चाहे व्यक्तिगत सेल से बढ़े, चाहे व्यक्तिगत प्रमोशन से बढ़े। अभी आपने देखा होगा कि इस समय कुछ चीज़ें विवाद क्रिएट कर रही है, जैसे कुछ लीडर हैं, उनको कोई नहीं जानता है, ऐसी भाषा बोल देंगे वो न्यूज़ पर, बस मशहूर। अगले दिन सारे न्यूज़ चैनल वाले, फलाने नेता ने देखो भारत विरोधी भाषण दिया, और तुमको दिखाने का जरूरत है, उनको मशहूर कर रहे हो। कुछ नेता इसीलिए मशहूर हो जाते हैं, दिग्विजय सिंह उलझुल करेंगे, ठीक, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी, एक दो और हैं उधर भाजपा में, एक दो हैं, अरे एक वो महिला है, अरे कोई स्वामिनी या कुछ ऐसे करके है, मध्य प्रदेश की सांसद है, कुमारी प्रज्ञा ठाकुर। आप ऐसे भाषाओं के लिए मशहूर ही है, ये सब ऐसे भाषाओं के लिए मशहूर हैं कि अपने भाषा की वजह से ही जाने जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारे, वो हर जगह इस तरीके के लोग रहते हैं कि अपने मशहूर होने के लिए तमाम सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे तमाम सारे लोगों को देखिए, वो कोई विवाद खड़ा होगा, उस विवाद में सबसे पहला नाम उनका होगा। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट, जैसे आप देखो, कुछ पिक्चर्स को इसलिए विवादित कर दी जाती हैं जिससे लोग ज़्यादा देख के आएँ और उसका टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये पिक्चर्स भी विवाद हो जाते हैं। कुछ प्रोजेक्टेड विवाद हो जाते हैं, जैसे आपने पद्मिनी देखा होगा, नहीं देखा पद्मिनी आपने? पद्मावत, पद्मिनी, ऐसे कुछ नाम है, क्या नाम है मूवी? पद्मावत, तमाम सारे उसमें। अरे आप लोगों ने कोई यातना नहीं देखी है, 10-10 हजार महिलाएं आग में ऐसे जल गई हैं। कहाँ थे मानवाधिकार वाले इनकी? ठीक है, एक छोटी सी घटना हो जाती है, इनका पेट फटने लगता है। पूरे विश्व इतिहास में ऐसे कत्ल कभी नहीं हुए हैं, हुए हो तो बताओ, अगर पढ़े हो तो। ये चीज़ें जहाँ 10,000 महिलाएं, जिसमें गर्भवती, बालिका, बहुरिया, बुजुर्ग, सारे टाइप की थी, और सारे लोगों ने अपने आप को आग लगा लिया, खुद को अग्निकुंड में जला दिया, जलते हुए अग्निकुंड में। जौहर कहते हैं उसको, सुना होगा आपने, पहले एक प्रथा थी ये चीज़ें। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें। चलिए, तो बिक्री बढ़ाने के लिए जिन कार्यों को हम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विक्रय संवर्धन कहा जाता है। अगला क्या है? अगला इसका कुछ क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था आपका? पूछो बिटिया। बंधुआ गोदाम। जैसे गोदाम दो प्रकार के होते हैं, एक अपने होते हैं, किराए के होते हैं, ठीक है। तो किराए पर लिए गए गोदाम को बंधुआ गोदाम कहते हैं, ठीक, क्लियर? हाँ हाँ, चरण और प्रक्रिया एक ही, कारक अलग है, उसमें कारक में कौन कौन से तत्व आते हैं? घटक अलग हैं। उपभोक्ता और ग्राहक में अंतर। ग्राहक वो है जो खरीदता है, और उपभोक्ता वो है जो प्रयोग करता है। आप सब्जी के उपभोक्ता हैं, लेकिन खरीद के पापा लाते हैं, पापा ग्राहक हैं,
ठीक है, बात समझ में आया। जो उपभोग करता है वो भोक्ता, जो खरीद के लाता है वो ग्राहक। और इंटरनल और एक्सटर्नल माइक्रो और मैक्रो दोनों हाँ नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। इंटरनल एक्सटर्नल है, माइक्रो मैक्रो नहीं। वो तो सूक्ष्म, एक्सटर्नल तो दो होते हैं, माइक्रो मैक्रो। जैसे सूक्ष्म और व्यापक। किसी भी चीज़ की बृहद अवधारणा, हम बात करें पैसा तो कोई 1 करोड़ सोच ले और कोई 5 पैसा सोचे, तो 5 पैसा सूक्ष्म है, 1 करोड़ व्यापक है, मैक्रो है 1 करोड़। और 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये सबके अलग अलग हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इंटरनल लिखना है तो माइक्रो लिखेंगे ना। नहीं, माइक्रो नहीं, माइक्रो मैक्रो अलग है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर आंतरिक और बाह्य वो अलग अलग है उसमें। हाँ, पहले वितरण वाहिका क्या है समझें। वितरण वाहिका मतलब देखो, हमने उत्पाद बनाकर तैयार कर दिया, रेडी हो गया हमारा उत्पाद। ध्यान दें, उत्पाद प्रोडक्ट बना करके तैयार कर दिया हमने, प्रोडक्ट बन गया, गोडाउन में है या फैक्ट्री में है। अब इसको फैक्ट्री से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो लोग बीच में होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहते हैं, वितरण वाहिकाएं कहते हैं। इसमें सी एंड एफ एजेंट हो गए। देखो यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गया और यहाँ पर कंज्यूमर हो गया। बीच में सी एफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर। ओके, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आ गए। कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। आज जितना देखो ट्रांसपोर्ट जितना सरल होगा और सस्ता होगा उतना ये बिचौलिए कम होंगे। इनको मध्यस्थ कहा जाता है, मिडिलमैन। इनका काम कुछ नहीं, कमीशन लेके सामान आगे पहुंचा देना है। ओके, समझ में आया? पक्का? क्या बात। दोनों अंतर है। प्राइस डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस वसूलना, ये प्राइस डिफरेंशिएशन है, मूल्य विभेद है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, मूल्य निर्धारण की तकनीक पे भी हम आते हैं। किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। हैं? ज़बरदस्ती बेच देना, चिल्ला चिल्ला के बेचना, ज़बरदस्ती गुण बताना। ठीक, बात समझ में आया? कई बार आप मूड बना के जाते हो, हम इसका सामान लेके आएंगे, दुकान पे पहुंचते वो पहना देता है, कहते हो ना, अरे कहाँ, वो बहुत पुराने ज़माने की चीज़ हुई, उस पर कहाँ आप फंसी हैं मैडम। ये देखो एकदम लेटेस्ट आया है, नागिन 6 में यही प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप नागिन 2 वाली बात कर रही हैं। ठीक है, अब आपको भी लगा हाँ हो सकता है, चिपका दिया उसने ये चीज़ें। कुछ चीज़ें वो बताने वाले इतने ज़्यादा, अरे आप मैम इसको पहनिए एकदम ऐश्वर्या राय लगेगी, बस सही बात है। अब तो पुराना हो गया। ठीक है, वो नए नए नाम, कुछ नए नाम, कुछ सीरियल्स के, कुछ हीरो के, कुछ हीरोइंस के रटे रहते हैं। आप जाओगे तो आपको पहन के वही बताएंगे, आप फलानी धमाके लगेंगे। तो अब जैसे वो बताया कि आप ऐसे लगेंगे, बस आप फीलिंग्स में चले गए। हाँ दे दो। हाँ चलिए अगला हेडिंग डालिए। हैं? पहुंच रहे भैया, पहले उत्पाद कीमत पर तो पहुँचे। हेडिंग डालिए उत्पाद कीमत, प्रोडक्ट प्राइस। लेबलिंग, स्टिकर लगाना, लेबलिंग है। प्रोडक्ट पे स्टिकर लगाना, स्टिकर लगाना, लेबल लगाना, छाप लगाना। कौन सा प्रोडक्ट किस प्रयोग में आएगा, इसका प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी जिस चीज़ में होता है उसको स्टिकर या लेबलिंग या ऐसी चीज़ बोलते हैं।
हेडिंग डालिए मूल्य निर्धारण की रीतियां। प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ रीतियां, मूल्य निर्धारण की रीतियां, मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक, मूल्य निर्धारण की रीतियां। ठीक, इसमें सबसे पहला है ऊंची मूल्य या मलाई उतार तकनीक, हाई प्राइस या स्कीमिंग द क्रीम। स्कीमिंग होता है ना, स्कीमिंग मलाई निकालना, हाँ, ऊंची मूल्य या मलाई उतार तकनीक, हाँ मलाई उतारना, ऊंची मूल्य या मलाई उतार तकनीक। मलाई उतार तकनीक क्या है? आपने देखा होगा कि दूध जब गर्म कर दीजिए तो ऊपर उसके मलाई जम जाती है, ठीक, तो कुछ जो चतुर महिलाएं होती हैं वो ऊपर से निकाल लेती हैं और ले करके किसी चीज़ में रख देती हैं, 5-7 दिन बीत जाता है तो उसको मत करके मस्का निकाल लेती हैं उसमें से। और कुछ जो भगभेल होती हैं वो इसे उठा के चाय में डाल देती हैं, तो चाय में गिर जाता है, छान के फेंक देती हैं। ठीक है ठीक है, समझ में आया? तो कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं कि जब मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वह ऊंची मूल्य रखते हैं। मान लिया 100 रुपये रखा, अब मार्केट में कोई वस्तु नहीं है तो उसकी 100 रुपये में बिकेगी। जब कुछ दिन बिका तो नए वाले भी आ गए, तो जब नए वाले आ गए तो उसने क्या किया, जब नए वाले आ गए तो उसने 80 कर दिया, तो ये 20 रुपये मलाई है। समझ में आ गया कि अब तक वो 20 रुपये ज़्यादा ले रहा था, अब और लोग आ गए तो जैसे ठेले वाला 100 रुपये में सेब बेच रहा है, आधे दिन बेचा तब तक के बगल में कोई और सेब ला के बेचने लगा तो 80 रुपये में बेचना शुरू करता है, तो ये भी 80 कर लेता है। तीसरा आए, उसने 70 रुपये में बेचना शुरू किया, तो अब ये भी 70, ये भी 70 और ये भी 70। तो इसके पहले मलाई उतार 30 था, इसके पहले इसका 10 था, इसका 0 मलाई उतार है। बात समझ में है? इस तकनीक को क्या कहते हैं? मलाई उतार तकनीक। समझ में आ गया? यानी जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस समय हम हाई रेट रखते हैं जब तक मार्केट में हमारा कोई कंपटीटर नहीं होता है। जब हमारा कोई कंपटीटर मार्केट में आ जाता है, प्रतिस्पर्धी आ जाता है, तो वह व्यक्ति उस समय जो प्राइस रखता है हम भी उसी प्राइस को रख लेते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या? समझ में आ गया? आप लोग भी ध्यान रखो, दूध उबाल दो, उसकी मलाई जो निकले उसको अलग रख लीजिए, क्योंकि अगर उसी में रहेगा तो चाय बनाते समय गिर जाएगा चाय में, और उससे कोई मतलब नहीं है चाय का, उससे और चाय खराब हो जाती है। ऊपर आप देखो तो वाइट घी, कुछ लोग चाय बनाते हैं देखिए तो घी ऊपर छहरा रहता है, वो भगभेले बनाते हैं। ठीक, और अगर मलाई आप निकाल लीजिए बाहर तो दूध खराब नहीं होगा, दूध से चाय बना लीजिए, मलाई अपना 2-3 दिन 4 दिन का यूज कर लिए, नहीं तो आप मलाई का डिफरेंट यूज कर सकते हैं, आप अलग से खा लीजिए, आप चेहरे पर लगा लीजिए। हाँ भाई, अरे यूज होता है। ठीक, या तो देखो, अच्छा अभी देखते होंगे आप, सुंदरता की बहुत सारी क्रीमें आई, कुछ एक आध का नाम बताओ। ठीक, उसके ऊपर उसी प्रोडक्ट का छाप बना, वालनट देखा होगा आपने, वालनट देखा है? अखरोट वाली क्रीम, तो चाहे अखरोट खाओ तो अंदर से ग्लो हो जाओ, चाहे अखरोट लगाओ, ठीक है, तो बाहर से ग्लो हो जाओ। एक दिन हम दाढ़ी बनवा रहे थे, प्रत्यक्ष घटना बताएं, तो एक करिया मंगरैला टाइप का लड़का था, ठीक है, वो उससे कहे कि इसको एकदम सब ये नोच दो, थ्रेडिंग करते हैं ना। अरे हम कहे बच्चा तू चेहरे में नोचवा लो तभी तुम सही नहीं होगे, तुम पहले कुछ खाओ पियो, मिर्चा जैसे लग रहे हो। प्रेजेंट टाइम में देखो, आँख घुसड़ी है, चिमिर कर रहे हैं। अरे जवान हो, लगना चाहिए कि जवानी है, आँख बंद हुई जा रही, खुली जा रही, पता नहीं उसका कारण है। 2 बजे तक जागोगे तो स्वस्थ रहोगे, 10-11 बजे खा पी के आराम से देखो। जीवन में जितना खैयस पाल के रखोगे उतना टेंशन रहेगा, खैयस कम कर दो। अपनी वाली आएगी तो वो खैयस देगी ही देगी, दूसरे वाले से खैयस काहे ले रहे हो? ठीक, इसलिए पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, नहीं तो पहले भाई खैयस ले लोगे तो अपनी वाली आएगी तब कौन सा खैयस लोगे। इसलिए ये दोनों के लिए है, अलग हमने बहुत गूढ़ बात बता दी है, ठीक है।
जैसे बहुत सामान्य सी बात है, चूँकि आप लोग समझने वाले हैं कई बार, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी चीज़ का इंजॉयमेंट आप समय से पहले कर लेंगे, जब वो मिलेगा तब आप क्या करोगे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए पढ़िए, अगला दूसरा पॉइंट डालिए। मूल्य रीति या मूल्य नीति, दूसरा पॉइंट, मूल्य रीति या मूल्य नीति, ये दूसरा पॉइंट है। वैसे इसको नीची मूल्य नीति कही जाती है, लो प्राइस कही जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाए, कम दाम रखे, बाजार में बेचे। अब बाजार में बेचना शुरू किया तो लो प्राइस है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ा दिया, और बाजार में गया और डिमांड बढ़ा तो और प्राइस बढ़ा दिया। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्या दोनों, मतलब जो लिखना चाहें। तो ये दो तरीके से मूल्य का निर्धारण होता है। और क्या पूछ रहे थे? हाँ, ये कुछ एक मिनट पूछा। हाँ शिवम बताओ क्या पूछ रहे थे? उत्पाद कीमत को प्रभावित करने वाले कारक। एक काम लिख दिए, मूल्य निर्धारण के चरण डाल लीजिए, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टेप जो पूछा था इसने, यानी कैसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये तो दो तरीका हो गया, ये दोनों तरीका हम कैसे लगाते हैं। देखो तरीका अलग है, उस तरीका को प्रयोग करना अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। आप बहुत बढ़िया दौड़ लेते हैं, लेकिन दौड़ेंगे तब तो पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे खाना खाना, खाना खाना दोनों एक ही है कि अलग? एक खाना का मतलब है फूड और एक का मतलब है ईट। आप समझ में आया? ये क्या है? ये नाउन है। खाना क्या है? वस्तु है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। और ये वर्क है, वर्ब है, क्रिया है। बात समझ में आया? तो ऐसे ही मूल्य निर्धारित करना और मूल्य निर्धारित करने के चरण दोनों में अलग है। स्टेप, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टेप। सबसे पहला लिखिए, उत्पाद के मांग का अनुमान, एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद के मांग का अनुमान, यानी उत्पाद का डिमांड कैसा, जैसा डिमांड होगा कम डिमांड लो रेट, हाई डिमांड हाई रेट। कुछ लोग देखिए डिमांड हाई है तो रेट भी हाई है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन है तो रेट लो, कंपटीशन नहीं है तो रेट हाई। चार बेचने वाले हैं तो ज़्यादा मूल्य नहीं लेगा, अकेले बेचने वाला है तो ज़्यादा दाम ले लेगा, मनमाना रेट। अगला, बाजार का भाग, पार्ट ऑफ मार्केट, यानी आप बाजार के किस भाग में हैं, आधे में हैं कि पूरे में हैं, आप कौन सा मूल्य, उस तरीके से मूल्य होगा। अगर बाजार आप ही के गवर्न में है तो जो मन में चाहे वो लीजिए, आप बाजार में कोई अस्तित्व नहीं रखते हो तो जो दे देगा वो ले लीजिए, ठीक। अगला, मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से, ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हो कि प्रोडक्ट को मशहूर करना चाहते हो कि बेचना चाहते हो, उद्देश्य क्या है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग उद्देश्य से काम करते हैं। कुछ लोग समाज सेवा के उद्देश्य से करते हैं, उनको लाभ नहीं चाहिए। कुछ को लाभ ही चाहिए, समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों को दोनों चाहिए। मूल्य नीति, अभी जो नीति हमने लिखाई ये उसका एक पार्ट है। प्राइस पॉलिसी या प्राइस स्ट्रैटेजी, फर्म की विपणन रीतियां, पॉलिसी ऑफ फर्म। आपने देखा हो कुछ फर्में ऐसी हैं जो चाहे उनका प्रोडक्ट बिके, जैसे रेड एंड चीफ, वो सस्ता नहीं करेंगे चाहे बिके या, क्योंकि रीजन है, सस्ता कर देंगे तो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे।
उनका एक उत्पाद बिकेगा, मंजूर है, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि वो जैसे सस्ता तभी हो सकता है जब क्वालिटी कम हो प्रोडक्ट में। अगला, विशिष्ट मूल्य, स्पेशल प्राइस। कुछ अपने आप को मशहूर कर लेते हैं तो विशेष दाम लेते हैं आपसे। जैसे बेवकूफ़ का टी शर्ट, हाँ 2999 से शुरू होता है, वो फटहा, ठीक। तो एक दिन एक के हम घर गए, तो ऐसे हमारे परिचित हैं, वो IAS हैं, तो उनका लड़का पहन के आया। तो अब अभी भी हम लोग फटे वस्त्र के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, दिमाग कहीं ना कहीं अलग चला जाता है। हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, उसके बाद थोड़ा और ऊपर में आए, तो साइकिल से जब स्कूल जाने लगे तो कई बार साइकिल के चेन में पैजामा या पैंट जो पहनते तो फट जाता था, नीचे का पोर्शन यहाँ, ठीक। तब सिलते भी ऐसे बेड़ा बेड़ा वाला थे, अब ऐसे तो कई बार फट गया। तो जब फट जाए पैंट नीचे यहाँ, तो हम लोग साइकिल थोड़ा और रोके रहें, और प्रेयर हम ही कराते थे स्कूल में। तो जिस दिन ऐसी घटना साल में एक आध बार घट जाए, तो पता चले कि हम लोग पेड़ के नीचे साइकिल के खड़े रहे। अब कुछ है, क्यों नहीं चल रहे? बस यार चल रहे हैं, तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। कहा बताइए, पैंट फट गया है। तो अब जब कोई नहीं, तो अब सब्स्टिट्यूट होता है, तो पता चला प्रेम हुआ, कहाँ है पाठक, नहीं आए, तो अच्छा इसको लगाओ, तो वो आया। अब प्रेयर जब होने लगे, जब प्रेयर शुरू हो जाए, तब पीछे पहुंचा जाए। साइकिल चुप खड़ी है, पीछे खड़े हो जाओ। तो मास्टर पूछे कहाँ थे? तो सर देर हो गई। तो सोचे कभी नहीं देर होता था, आज कैसे देर हो गई, क्या कारण है? तो फिर अब वैसे ऐसे करके, मतलब कि कोई देखे ना कि फटा है, और अभी तो देखे फटा है, तो अब ट्रेंड है, तब ट्रेंड नहीं था, ये चीज़ें हैं। तो वो पता चला कि कई जगह से फटा, तो हमने पूछा कि मतलब उनसे कि ये टी शर्ट लड़का पहने है। तो चूँकि हम ब्रांड के बारे में जानते थे, और लोगो सामने ही लगा रहा है बेवकूफ़, तो हमने कहा बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ पहने ही लगता है। अब उनका ब्रांड हमने पूछा, बेटा कितने का टी शर्ट है? बोला अंकल 2999। अब भाई है ट्रेंड, है चीज़ें, मार्केट में आप जाओ, ऐसे ऐसे वस्त्र मिलते हैं जो आपका चीज़ें हैं। वो कट और फट जीन्स महंगी आती है नॉर्मल जीन्स से। क्यों जानते हो क्यों महंगी होती है? उसको बनाने के बाद उसको रैप्ड किया जाता है, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन वो जहाँ यूज होती है वो तरीका अलग है। वो दुनिया के ऐसे भागों में यूज होता है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके नीचे काटन के कपड़े लगे होते हैं, यहाँ प्लेन है। अब चूंकि फैशन है तो पहना जाता है, उसमें कौन सा कोई बुरी बात थोड़े। जो लोग पहने उनके लिए क्षमा चाहेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे, हाँ नहीं नाराज़ हो जाए हमारे ऊपर, सर अपना तो खरीद नहीं पाते, इनको अटता नहीं है, दूसरे की बुराई करते हैं। चलो कम टू द पॉइंट, ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप ध्यान दें। अभी 3 दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप 3 दिन आपके पास समय है, खूब पढ़िए, जो क्वेश्चन आपका ना समझ में आए उसको आप पूछिए।